सभी साथियों को आज ये जानकारी देते हैं कि कोरोना इस प्रकार हमारे जीवन के लिए ख़तरनाक हो रहा है। कैसे हम आप लोग अस्पताल जाकर फाइट करते हैं, कैसे हमारा इलाज होता है और किस प्रकार से कोरोना से हम बचाव कर सकते हैं या किस प्रकार से हमारी इलाज की प्रोसेस होती है, किस प्रकार से कोरोना अंदर तक जाकर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो शुरू करते हैं। मैं सर्वेश कुमार अग्रवाल आज आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। कोशिश करें कि वीडियो को बहुत सारा शेयर करें और लाइक करें और कोशिश करें कि सब्सक्राइब भी करवाएं। तो देखिए, यहाँ से कोरोना के गंभीर लक्षणों की वजह से हम अस्पताल में जब भर्ती होते हैं तो कोरोना हमारे जीवन में सबसे पहले सांस लेने में परेशानी, सीने में तेज दर्द, चखने और सूंघने की इंद्रियां काम नहीं करती हैं, सांसों का तेजी से चलना भी होता है, हाँफी आना कहते हैं जिसको। ये लक्षण बताते कि अब आपको अपने पास के आपातकालीन विभाग में अस्पताल में जाने की ज़रूरत है। वहाँ आपका इलाज कैसे होगा, आपको वेंटिलेटर पर कब रखा जाएगा, कैसे आप पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद भी कोरोना से एक भयानक केस के शिकार हो सकते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो अगर कोरोना के गंभीर लक्षणों की वजह से अस्पताल में भर्ती। जल्दी करने से पहले डॉक्टर को कॉल करें, अस्पताल जाकर लक्षण को बताएं। आपको ऐसा इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके आपातकालीन विभाग में ज़्यादा लोगों के लिए बेड की सुविधा ना हो और आपको दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए व्यवस्था ना हो, या हो सकता है आपके लक्षणों को इतना गंभीर ना हो कि उसके लिए आपको अस्पताल की ज़रूरत हो। बेहतर यही है कि आप एक बार फ़ोन पर जानकारी कर लें। एक बार भर्ती होने पर नर्स आपकी कोरोना की जांच करेंगी। ज़्यादातर मरीजों को खून के नमूने लेने के बाद उनकी कई जांचें की जाएंगी। इसके बाद डॉक्टर आपके फेफड़ों की स्टेटोस्कोप द्वारा आवाज़ सुनेंगे और आपका ऑक्सीमीटर द्वारा ऑक्सीजन लेवल भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर आपको कोविड-19 की गंभीर समस्या हो चुकी है तो शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगेगी। इससे आपके अहम अंगों को जानलेवा खतरे हो सकते हैं, इसलिए आपकी 2 पतली नलियों के जरिए ऑक्सीजन दी जाएगी। ये नलियाँ या तो सीधी या मास्क के जरिए आपकी नाक तक जाती हैं। इसके बाद आपके सीने का एक्सरे या सीटी स्कैन किया जाएगा ताकि डॉक्टर को इसकी जानकारी पूर्णतः मिल सके कि आपके फेफड़ों के हिस्सों में समस्या है। सीटी स्कैन या कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी एक ऐसी एक्सरे की तरीके की मशीन है, इसमें क्रॉस सेक्शनल छवि मिलती है। यह एक चौकोर गोल एक्सरे मशीन होती है जो टनल की तरह होती है, जिसके बीचों बीच एक गोलाकार टनल होता है। यहाँ से डॉक्टर आपके सीने को देख पाते हैं और आपके सीटी स्कैन के दौरान आपको एक टेबल पर लिटाया जाता है। ये टेबल धीरे धीरे टनल से गुजरती है। गैट्री नामक एक बड़ी रिंग आपके शरीर के इर्द गिर्द घूमती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें एक ट्यूब होती है, एक्सरे किरणें निकलती है और अलग अलग एंगल से आपके शरीर की पूरी जानकारी को वहाँ पर कंप्यूटर पर साझा करती हैं। गैट्री आपके शरीर की जो तस्वीर प्राप्त होती है कंप्यूटर तक जाती है, जहां आपके फेफड़ों की 3D मॉडल की तस्वीर तैयार होती है। इससे डॉक्टर आपके कोरोना संक्रमण की गंभीरता तय कर पाते हैं। जब आपके डॉक्टर के पास आपके कोरोना संक्रमण से जुड़ी सारी जानकारी आ जाती है, तब आगे का इलाज किस तरह से किया जाता है ये देखते हैं। कुछ मरीजों को एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। ये दवा सीधे कोरोना से नहीं लड़ती है, लेकिन इस दिशा में कारगर हो सकती है आपके फेफड़ों में कोई दूसरा बैक्टीरियल संक्रमण ना हो। चूँकि अभी खास तौर पर कोरोना के लिए कोई दवा नहीं है, ऐसे में सारी जिम्मेदारी आपके शरीर में रोगों से लड़ने वाले इम्यून सिस्टम पर होती है। ऐसे में यही आशा रहती कि आपका शरीर वायरस से लड़ पाए और ये कि ऑक्सीजन थेरेपी देखभाल आपके लिए कारगर साबित हो। अगर सब कुछ सही दिशा में जाता है तो आपके रोगों के लड़ने वाला सिस्टम धीरे धीरे वायरस को मार सकने में एंटीबायोटिक पैदा करेगा।
क्या हो अगर आपकी स्थिति और ख़राब होने लगे? ऐसे में हो सकता है आपको सांस लेने में दिक्कत हो, बुखार, तेज सर दर्द हो, उल्टी आने जैसी की स्थिति हो। अगर खून में मौजूद ऑक्सीजन का स्तर ज़्यादा गिरने लगता है, तब डॉक्टर आपके इलाज में तेज़ी लाते हुए आपको हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन पर रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ एक मशीन आपके शरीर के तापमान के अनुसार साफ हवा को आपकी नाक में धकेल रही होगी। ऐसे में आपको 100% तक ऑक्सीजन की 60 लीटर तक ऑक्सीजन दी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर एक चिंता ये भी है कि ऐसा करने से वायरस हवा में घुल सकता है और आसपास मौजूद मरीजों, कर्मचारियों, दूसरों को संक्रमित कर सकता है। इस खतरे से बचने के लिए कुछ अस्पतालों में नेगेटिव दबाव वाले कमरे होते हैं। ये अलग थलग बनाए गए ऐसे कमरे होते हैं जो एक खास तरह के वेंटिलेशन सिस्टम से लैस होते हैं। यहाँ की हवा उल्टे दबाव के चलते कमरे से बाहर नहीं जाती। यहाँ इस हवा को यहाँ से एक फिल्टर सिस्टम के जरिए बाहर किया जाता है। अफसोस यही है कि हर अस्पताल में ऐसे कमरों की सुविधा नहीं होती है। अगर हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन का तरीका काम नहीं करता, तब डॉक्टर आपकी जान बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखेंगे। आपको भी आईवी इंट्रावीनस के जरिए दवाइयाँ दी जाएंगी। मैकेनिकल वेंटिलेशन का पहला चरण क्या है वो समझते हैं। एंडोट्रैकियल ट्यूब आपके अंदर डालते हैं। आपके सोने के बाद आपके डॉक्टर लैरिंगोस्कोप नाम के एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ये उपकरण एंडोट्रैकियल ट्यूब को उसकी सही जगह तक पहुंचाता है। डॉक्टर आपके सर को पीछे की ओर झुकाएंगे और लैरिंगोस्कोप को आपके मुंह के जरिए गले तक पहुंचाएंगे। यहाँ इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि ये आपके दांतों के संपर्क में ना आए। आपके डॉक्टर इसके बाद धीरे धीरे आपकी एपिग्लोटिस चेक करते हैं। आपके लैरिंक्स की रक्षा करने वाला हिस्सा होता है, देख सकते हैं आप। एक बार ये ट्यूब अपनी जगह पर पहुंच जाती है तो फिर डॉक्टर एक छोटा सा गुब्बारे जैसा आकार ट्यूब के इर्द गिर्द बना दे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। इसके बाद वो लैरिंगोस्कोप को हटाएंगे और ट्यूब को आपके मुंह के कोने में चिपका देंगे। डॉक्टर ध्यान रखेंगे ये ट्यूब ठीक तरह से आपकी सांस की नली के निचले हिस्से में लगी हुई हो। ठीक तरह से ये करने के लिए आपको फेफड़ों को एक खास बैग की मदद से फुलाया जाएगा और फेफड़ों के दोनों ओर आने वाली सांस की आवाज़ को सुना जाएगा। अगर ट्यूब बहुत नीचे हो तो दोनों फेफड़ों में एक समान हवा नहीं भर जाएगी। कुछ मामलों में ट्यूब की सही जगह सुनिश्चित करने के लिए इंट्यूबेशन ट्यूब के तुरंत बाद एक्सरे भी लिया जाता है। एक बार ये एंडोट्रैकियल ट्यूब अपनी सही जगह पर लग जाए फिर आपके डॉक्टर इसे मैकेनिकल वेंटिलेटर से जोड़ देंगे। यहाँ एक खास तौर पर डिजाइन किया पंप होता है। इस पंप के जरिए आप ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा वाली हवा अपने फेफड़ों में लेते हैं और CO2 को छोड़ पाते हैं। शरीर में ऑक्सीजन और CO2 के स्तर पर नज़र रखी जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके वेंटिलेटर ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो अब आप सो रहे हैं और एक मशीन आपकी सांसों की देखभाल कर रही है। इस पड़ाव पर आपके बच पाने की कितनी संभावना है? बदकिस्मती से US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स इमर्जिंग पैंडेमिक थ्रेट और संक्रमित बीमारियों के जानकार बताते हैं कि वेंटिलेटर पर कुल कोरोना मरीज केवल 1/3 ही जिंदा बच पाते हैं। केवल 1/3 जिंदा बच पाना बड़ा कठिन है और इसका ज़्यादा समय तक इस्तेमाल घातक हो सकता है। अगर आप इन हालात से बचे रह जाते हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता और अब भी लंबा होने वाला है। इस बीमारी के फैलने के शुरुआती दिनों में कुछ अस्पताल शुरुआती इलाज के दौरान ही मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा था। इसके पीछे की वजह यह थी कि ऐसे इलाज को वायरस को हवा में फैलने से रोका जा सके। अब आप शोध के लिए कोरोना के कई मामले हमारे सामने हैं। स्वास्थ्य जानकारों की कोशिश है कि सबको जानकारी पूर्णतः जाए। वेंटिलेटर का इस्तेमाल कब किया जाना है, इनमें से कुछ निर्देश शामिल हैं। मरीज को पेट केवल लेटाना प्रोन पोजीशन कहलाता है। इससे फेफड़ों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब जानने के बाद क्या वजह है कि वायरस कुछ लोगों के लिए छोटी सी बीमारी है लेकिन कुछ लोगों के लिए घातक है, उनकी मौत की वजह तक बन जाता है। ऐसे मामलों के लिए कहा जा सकता है कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह
सीधे शब्दों में आपके शरीर के किसी सेल को किसी बाहरी या वाह वायरस का खतरा है तो सबसे पहले खुद को अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। मैं ये वीडियो साझा कर रहा हूँ, कहीं से लिया गया है ये ग्राफिक्स, और कोशिश करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देख करके समझ करके और अपने आप के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश करें, ताकि हम और हमारे अपनों का और जितना भी जनहित में कर सकें सभी का कल्याण हो और सभी अपनी पूर्ण आयु को इस संसार में जी कर के ही जाएं। समय से पूर्व कोई व्यक्ति जाता है तो बड़ा दुख दर्द पीड़ा पहुंचती है, ऐसा हम आपको पूर्णतः ध्यान रखना है। निमोनिया भी इसका एक कारक है कि अगर आपको वर्तमान समय में निमोनिया निकल रहा है तो ये भी कोविड का एक लक्षण है। आपको मतलब जब आप क्रिटिकल कंडीशन में होगी तब सुधार बहुत कठिन है, और आप देख रहे हैं आज अस्पतालों की स्थिति में, खास तौर पर भारत में विश्व की दूसरी नंबर स्वास्थ्य सेवा वाला इटली वाला देश भी पिछले वर्ष लड़ता रहा है इन सारी चीज़ों से, लेकिन वर्तमान में भारत 3 लाख 4 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं। 3 से 4 हज़ार व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन को खो रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। कह सकते हैं कि ये आज के युग में इतनी फैसिलिटी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं हर व्यक्ति के लिए एक बेड हॉस्पिटल या सरकार तैयार कराए। कहीं अगर सरकार की लापरवाही है तो इससे भी इनकार नहीं करेंगे कि हम आपकी भी लापरवाही है। पब्लिक भी इसके लिए बहुत लापरवाह है, हम सीधे सीधे किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपको हमें सुरक्षित रहना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और हमें प्रतिदिन व्यायाम जरूर करें। कम से कम हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा सुख को त्याग करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, ऐसा हमको ये वीडियो प्रेरणा देता है। क्योंकि यहाँ पर तन तो जा ही रहा है, परिवारजनों का मन भी दुखी रहता है और धन भी जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हम ओवरडोज भी ले रहे हैं वर्तमान समय में, आने वाले समय वो कितनी घातक होंगी ये बहुत मुश्किल है। तो सभी छात्रों, साथियों, मित्रों, सभी इस वीडियो को देख करके और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों तक इस बात की जानकारी भेजें कि हमें क्यों इम्यून सिस्टम